हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम अरिहंत सैंपल पेपर का सेकंड वाला पेपर कर रहे हैं सॉल्व। पहले वाले पेपर का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, जिसको कि आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसका स्पेशल प्लेलिस्ट बनाया हुआ है सैंपल पेपर क्लास 10th 2021। तो जिन बच्चों को सैंपल पेपर कोई सा भी चाहिए, चाहे ओसवाल का हो चाहे वो सीबीएसई का हो, वो आप वहाँ पे जाके उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लस इसके साथ साथ मास्टरमाइंड का सैंपल पेपर भी उसमें अपलोड किया हुआ है। उसके साथ साथ एग्जाम आइडिया का भी सैंपल पेपर अपलोड किया हुआ है। तो जो भी बच्चे सैंपल पेपर को सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, या उन्होंने अपना प्रिपरेशन कर लिया और वो अपना तैयारी देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो उन प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ साथ मास्टरमाइंड का पूरा सॉल्यूशन, बुक का क्वेश्चन बैंक का पूरा सॉल्यूशन, एग्जाम आइडिया का सॉल्यूशन चल रहा है हमारे चैनल पे। इसके साथ एडुकार्ड का भी सॉल्यूशन हो चुका है, ओसवाल का भी सॉल्यूशन हो चुका है। तो काफ़ी सारा मटेरियल मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो जो बच्चे पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले उनको पहुंचे। दूसरी चीज़ है कि टर्म 2 के एग्जाम के लिए हमने ये प्लानिंग करा है कि टर्म 2 जैसे टर्म 1 का एग्जाम होगा, उसके 7 डेज के अंदर ये सारे क्वेश्चन बैंक वापस से मार्केट में आ जाएगा, जो टर्म 2 के चैप्टर्स हैं उनके। तो उसके वीडियो जो है आपको 7 डेज के बाद मार्केट में आता है, तो उसके 7 डेज के अंदर आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ आर डी शर्मा का कंप्लीट सॉल्यूशन, आर एस अग्रवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको अपने चैनल पे दूंगा। तो काफी ज्यादा आपको कंटेंट यहाँ से मैथ्स, और अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि साइंस का भी कंटेंट आपको दे पाऊँ। तो इस तरीके से बहुत सारा आपका हेल्प यहाँ से होने वाला है सेकेंड टर्म के लिए। तो मेरे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सपोर्ट करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा इनिशियल जो सपोर्ट होना चाहिए आप लोगों की तरफ से वो मिल सके। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीज़ है कि इन सब का पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिनको लिंक से ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो, वो टेलीग्राम पे कॉन्सेप्ट मेंटर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है, आज का सेशन अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 27 में कौन सा हम स्मॉलेस्ट नंबर इनमें से मल्टीप्लाई करें कि सो दे गेट अ रेशनल नंबर। ये अभी इरेशनल है, मल्टीप्लाई करने के बाद इरेशनल नंबर हो जाए, और स्मॉलेस्ट नंबर हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, अगर आप 27 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। 27 को अगर आप किससे, 27 को आप अगर 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये इरेशनल होगा। रीजन देखिए, 3 तो बाहर आएगा और ये मल्टीप्लाई होके अंदर आएगा 81, लेकिन ये जो मल्टीप्लाई होके आएगा वो आएगा कितना, 27। ये कितना हो जाएगा, 27। ये भी 27 हो रहा है, लेकिन अगर आप जब √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, √27 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा √81, जिसका वैल्यू कितना होगा, 9। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया था कि वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट नंबर तो मल्टीप्लाई करने पर यही मिल रहा है। तो इस तरीके से √3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो हो सकते हैं। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है, 2। तो डिग्री अगर 2 है तो इसके ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो पॉसिबल है, 2 जीरो पॉसिबल होंगे। तो ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कहा जा रहा है थर्ड क्वेश्चन कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक एक्स एक्सिस हुआ, एक वाई एक्सिस हुआ, और ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं अपन, ओरिजिन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो इस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड का आंसर जो है, पहले वाले का सी है, दूसरे का भी सी है, और तीसरे का भी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, यहां दिया हुआ है, इन अ ट्रायंगल एबीसी इट इज गिवन दैट AB इज इक्वल टू √3, AC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, AD इज अ बाइसेक्टर, ये वाला एंगल और ये जो है एंगल सेम है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। देन BD अपॉन DC क्या होगा। तो अगर अपन सिमिलर ट्रायंगल का इसको वो बना लें कि अगर ये सिमिलर है, तो दोनों में हम लिख सकते हैं कि यहाँ जो रेशियो होगा वो क्या हो सकता है। आप यहाँ से अगर रेशियो देखें तो दो ट्रायंगल में बिना बनाए अगर सॉल्व करूं तो ये लिख सकता हूं कि पहले ट्रायंगल का, मान लीजिए ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं और बाद में ये वाला ट्रायंगल लेता हूं, तो पहले ट्रायंगल का साइड कौन सा, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। ये मैंने रेशियो लिया है जो कि आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो AB कितना है, AB है √3 और AC कितना है, √2। तो
तो जब आप इसको AC है AC है 2, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा BD अपॉन DC। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, सिंप्लीफाई करने की नीड नहीं है, पहले आप ऑप्शन चेक कर लीजिए। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपको यहाँ पर राइट आंसर मिल जाएगा। सिंपली हमने इसको, हमें पता है कि अगर आप ट्रायंगल बनाएंगे भी ना तो इस तरीके से एक ट्रायंगल बनेगा। देखिए ये एक ट्रायंगल होगा, एक तो एंगल ये है, ये होगा √3, और ये है B, और ये है D, और ये है A। दूसरा ट्रायंगल बनेगा इसी तरीके से, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनेगा, ये है D, ये है A, और ये है C, और ये कौन सा है 2। अब अगर आप करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे तो ये वाला साइड इसके करस्पॉन्डिंग है, ये वाले साइड इसके करस्पॉन्डिंग है, तो दोनों का रेशियो लेके हमने वैल्यू को निकाला। तो यहाँ से ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि x की वैल्यू है a सेक थीटा cos फाइव, और y की वैल्यू है b सेक थीटा sin फाइव, और z की वैल्यू है c tan थीटा। तो आपको फाइंड करना है x² अपॉन a² और y² अपॉन b² की वैल्यू क्या होगी। तो अपन यहाँ पे निकालते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, हमें वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, x² बाई a²। x² करेंगे तो क्या आएगा, a² सेक स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर फाइव अपॉन a²। तो a² कर देते हैं अपन, प्लस y² की वैल्यू क्या है, y² की वैल्यू है b² सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव अपॉन b²। ठीक है, ये अपन ने वैल्यू रखा। a² से a² कैंसिल, b² से b² कैंसिल। यहां से जब आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी है, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे भी है, सेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो ये बचेगा क्या, इधर बचेगा कॉस स्क्वायर फाइव और इधर बचेगा साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहां से जो सेक स्क्वायर थीटा बचा इनटू क्या आ गया 1, यानी ये वैल्यू हमारा फाइनल आया है। लेकिन यहां पर जो है z की वैल्यू क्या दी हुई है, z की वैल्यू दी हुई है tan थीटा। z इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना, z इज इक्वल टू c tan थीटा। अब यहां पर हमारे को अगर tan थीटा निकालना पड़े, देखिए यहां से tan थीटा आप निकालेंगे तो क्या आएगा z बाई c, और tan थीटा यहां पर तो अभी नहीं आया, तो इसको जो है इसको हम tan में चेंज करेंगे। तो देखिए एक आइडेंटिटी होता है, आपने पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे चाहिए, तो हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख देते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस और tan थीटा की वैल्यू आई है z बाई सी, तो इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा z² बाई c²। तो ये इसका आंसर होगा। अब आप चेक कर लीजिए तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, तो यानी कि 5th का ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम 52 डेक्स ऑफ 52 कार्ड्स, है ना, अ कार्ड सेलेक्टेड फ्रॉम डेक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ब्लैक फेस कार्ड इज। देखिए अगर फेस कार्ड की बात करें तो मैं बता दूं कि फेस कार्ड जो है वो टोटल होते हैं कितने 12, और ब्लैक कार्ड जो होता है वो 2 होता है। ब्लैक 2 टाइप के होते हैं, कौन सा, एक तो होता है क्लब और एक होता है स्पेड्स। ठीक है, अगर रेड कलर में बात करें तो इसमें भी फेस कार्ड 6 होंगे और इसमें भी फेस कार्ड 6 होंगे, और इसमें कौन सा है, एक तो है हार्ट और एक है डायमंड। ठीक है, तो आपसे सिर्फ ब्लैक का पूछा गया, तो ब्लैक में एक 3 यहाँ होंगे और 3 यहाँ पर होगा, तो टोटल फेस कार्ड ब्लैक में कितने हो जाएंगे 6। तो फेवरेबल कंडीशन हो गया 6 और टोटल हो गया 52। 2 से अगर सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा और 2 से करेंगे तो 26 आएगा। यहां पर 3/26 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 का ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया हुआ है, इफ a इज इक्वल टू 2n+3, b इज इक्वल टू n+7, वेयर n इज नेचुरल नंबर, तो HCF निकालना है a और b का HCF क्या होगा। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास a दिया हुआ है 2n+13 और b दिया हुआ है n+7। ठीक है, अगर आप n की वैल्यू 1 लेते हैं, नेचुरल नंबर है,
अगर 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू होगा 2 इंटू 1 2, और 2 प्लस 13 ये क्या हो जाएगा 15। b की वैल्यू अगर n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8। और a और b का अगर आप यहाँ पर HCF निकालेंगे तो देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 1। ये तो हमने n इज इक्वल टू 1 रखा, एक बार n इज इक्वल टू 2 पर भी चेक कर लेते हैं। n इज इक्वल टू 2 रखिएगा तो a की वैल्यू होगा 2 टू जा 4 प्लस 13 17, और b इज इक्वल टू में भी अगर n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 7 प्लस 2 हो जाएगा 9। इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है तो इसका HCF क्या हो जाएगा 1। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें एक कॉमन सी चीज दिख रही है कि अगर कुछ ऐसा वैल्यू है जहां की n नेचुरल नंबर आप रखते हैं, कौन कौन सा 1 2 3 कोई सा भी आप आगे रख के चेक करिएगा तो आपको HCF यहाँ पर 1 ही आएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर रेस्पेक्टिवली 1/3 एंड 2, देन करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। यानी कि सम का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा जो है वो है 1/3 और अल्फा इंटू बीटा जो है वो है -2। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस x/3 -2 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे आप तो यहां से आपको मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ गया 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है इन द गिवन फिगर P5 - 3, देखिए P5 - 3 ये वाला पॉइंट है, Q3y ये वाला पॉइंट है, आर द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A47 और B-5, इनको ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो पूछा जा रहा है कि y इज इक्वल टू की वैल्यू क्या है। यानी कि देखिए यहां से यहाँ का डिस्टेंस, यहां से यहाँ का डिस्टेंस और यहां से यहाँ का डिस्टेंस सेम है, आपको y की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट का P और B का Q जो है वो मिड पॉइंट है। और ये भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों का सेम होगा। ठीक है, दोनों का डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा। तो हम सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यानी कि ये होगा कि P से Q का जो डिस्टेंस है वही Q से B का होगा। P से Q आप निकालेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए ये आएगा 3 - 5 का मतलब हुआ 2 और 2 का स्क्वायर 4। दूसरा होगा y+3 का होल स्क्वायर, क्योंकि y2 माइनस y1 करेंगे तो ये 3 जो है वो माइनस में है जो ऐड हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इधर क्या आएगा 3 - 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 - 1 आएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, और इधर आ जाएगा y+5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बना है। अब आप इसमें से वैल्यू रखकर देख लीजिए कि किस में रखने पर सेम आता है। मेरे ख्याल से सी में रखिए आप। अगर आप सी रखेंगे तो यहाँ पर देखिए y की जगह अगर -4 रखेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा √4 और -4 + 3 होगा 1 और 1 का स्क्वायर 1। इधर भी आएगा 4 और -4 + 5 1 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि दोनों ये पार्ट इक्वल हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि जो यहाँ पर आपसे वैल्यू पूछी गई है y की वो क्या हो जाएगा -4, यहाँ पर -4, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक चीज हो रहा है, आप इसको मिड पॉइंट तरीके से भी निकाल सकते हैं। रीजन क्या है देखिए, इसको एक बार और समझ लीजिए कि अगर ये इसका मिड पॉइंट है P और Q का, तो आप y एक्सिस निकालेंगे तो क्या होगा -3 - 5/2 करने पर ये y आएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -8/2 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। तो इस तरीके से भी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल टू BC, तो आपको AQ की वैल्यू निकालनी है। तो हमने ट्रायंगल का सबसे पहला जो प्रॉपर्टी देखा था कि कोई लाइन अगर मान लीजिए BC है, इसके पैरेलल अगर कोई तीसरी लाइन इसको अगर इंटरसेक्ट करना है दोनों साइड को, ट्रायंगल के दोनों साइड को, तो ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो
इक्वल होगा इस वाले और इस वाले रेशियो के। बस यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर यूज करना है। तो ये क्या हो जाएगा, एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो देखिए ए से पी कितना है 6 और पी से बी कितना है 4। फिर ए से क्यू आपको निकालना है और क्यू से सी दिया हुआ है 6। यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो ए से क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 6 6 जा 36 अपॉन 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो 9, यानी कि ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 9। तो ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है x cos थीटा इज इक्वल टू 1 और tan थीटा इज इक्वल टू y। तो पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखिए अगर आप यहाँ से सिर्फ cos थीटा x की वैल्यू निकालें तो x क्या हो जाएगा 1/cos थीटा हो जाएगा, जिसको हम sec थीटा लिख सकते हैं। और y क्या दिया हुआ है, y यहाँ दिया हुआ है tan थीटा। y कितना दिया हुआ है tan थीटा। आपको पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा sec स्क्वायर थीटा और y स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा tan स्क्वायर थीटा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि कौन सा ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ गर्ल कैलकुलेट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.08। इफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड देन द टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सी बाउट इज कितना होगा। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है, ये हमने पता है। तो देखिए यहाँ पर उसका प्रोबेबिलिटी उस गेम को जीतने का, उस लॉटरी का जीतने का कितना दिया हुआ है 0.08 और फेवरेबल पूछा गया कि उसने कितने टिकट खरीदे हैं, यानी कि फेवरेबल आपसे पूछा जा रहा है तो इसको x मान लेते हैं। और टोटल आउटकम्स यहाँ पर गिवन है कितना, यानी कि टोटल टिकट जो लिए थे उसने है 6000। टोटल टिकट्स लॉटरी में जो सेल हुए थे वो है 6000। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.08 इंटू 6000। सॉल्व करेंगे तो ये 2 डेसिमल नीचे आएगा, 0 से 0 दोनों कैंसिल होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 60 इंटू 8, यानी कि 480 टिकट उसने बाउट किए थे। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग रेशनल नंबर विच डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। कौन सा डेसिमल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग होगा, ये अपने को बताना है। तो देखिए टर्मिनेटिंग का रूल क्या होता है, टर्मिनेटिंग का रूल ये होता है कि डिनोमिनेटर को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में होना चाहिए, या तो सिर्फ 2 की पावर m हो या सिर्फ 5 की पावर n हो। इसके अलावा अगर कोई नंबर आ जाता है, मान लीजिए आ भी गया, तो आपको फिर न्यूमरेटर को भी फैक्टराइज करना है और ये देखना है कि एक्स्ट्रा जो नंबर आया है 2 और 5 के अलावा क्या वो उससे कैंसिल हो रहा है। अगर वो कैंसिल हो जाता है तब तो टर्मिनेटिंग होगा, अगर वो कैंसिल नहीं होता है तब आप मानेंगे कि वो टर्मिनेटिंग नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर पहला ऑप्शन को देखते हैं तो 2/3 इंटू 5, ये जो 3 एक्स्ट्रा नंबर है वो ऊपर वाले से कैंसिल नहीं होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर अपन इसकी बात करें तो ये है 11/80 इंटू 2 लिख सकते हैं 160 को, और 80 को आप लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 8, और 10 को क्या लिखेंगे, 10 को लिखेंगे 5 इंटू 2। तो देखिए सारे टर्म्स जो हैं यहाँ पर ये आपको 2 और 5 के रूप में ही मिल रहा है, तो ये कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होगा। और चेक कर लेते हैं अपन यहाँ पर सी ऑप्शन को। सी ऑप्शन में आप चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर 60 है तो 17/60 को कैसे करेंगे 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5, तो ये 3 यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया जिसकी वजह से ये भी फैक्टराइजेशन नहीं होगा। 35 को फैक्टराइज करेंगे तो 7 इंटू 5 आएगा, तो ये 7 के चलते ये भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, इफ 0 अल्फा एंड बीटा ऑफ ए पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के आर सच दैट अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ k क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस के और इसके 2 जीरो है अल्फा और बीटा। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b/a, तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7। और एक कंडीशन दिया हुआ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1।
अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 8, अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 4। अगर अल्फा इज इक्वल टू 4 आया है, अल्फा इज इक्वल टू 4 आ गया, तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आएगा। अब आपको के की वैल्यू चाहिए, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। सी बाई ए का मतलब इस इक्वेशन में अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, के बाई 1, यही होगा। और अल्फा और बीटा आपको पता है कि एक तो 4 है, दूसरा 3 है, इज इक्वल टू के बाई 1 भी कर लीजिए। तो देखिए यहां से के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, यानी कि ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 15। देखिए इफ पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एल एंड एम, देन द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, ये इक्वल डिस्टेंस है इस वाले पॉइंट से भी जिसका की कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 5 और 1, और ये इक्वल डिस्टेंस है इस वाले पॉइंट से भी जिसको m कहा गया है और कोऑर्डिनेट कितना है -1 और 5, यानी ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है। तो हम यहां पर वही यूज करेंगे कि पी एल इज इक्वल टू पी एम, और यहां पर अपन यहां पर सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट आता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, लेकिन यहाँ दोनों साइड रूट आएगा, जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो मैं यहाँ पर रूट नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हमने लिया है p से l, और p से m लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करिएगा तो ये आएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, 10x, यहां पर 10x आएगा। ठीक है, और दूसरे में आएगा y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू, यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं इक्वल नीचे लिख रहा हूं, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और यहां पर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, फिर उसके बाद क्या बचा, अब y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, तो जो आपके पास रिजल्ट आया है वो एक तो बचा है -10x और -2y इज इक्वल टू, उधर बचेगा 2x और -10y। ठीक है, ये बचा है। तो अब आप अपन क्या करते हैं, यहां पर y को y के साइड ले जाते हैं और x को x के साइड ले आते हैं, तो ये इधर जाएगा, तो ये -2y प्लस 10y हो जाएगा 8y, और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा कितना, 2x प्लस का है और 10x भी प्लस हो जाएगा तो 12x, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो ये आएगा 2y इज इक्वल टू 3x, 2y इज इक्वल टू 3x। देखिए ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर कौन सा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC इट इज गिवन दैट AB अपॉन AC, ये वाला और ये वाला रेशियो, BD अपॉन DC, ये वाला और ये वाला रेशियो, एंगल B इज इक्वल टू 60, ये एंगल है कितना 60, एंगल C इज इक्वल टू 60, एंगल ये भी कितना है 60। तो आप ये देखें कि ये ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल बात करें तो अगर ये 60 ये 60 तो ये भी कितना हो जाएगा 60। देन BAD इज इक्वल टू क्या होगा, BAD एंगल पूछा गया है, तो BAD देखिए अगर पूरे ट्रायंगल में 60 है और ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो ये वाला करस्पॉन्डिंग पार्ट इसके इक्वल होगा, दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। तो यहां से अपन ये कह सकते हैं कि ये इसका बाइसेक्टर होगा। बाइसेक्टर का मतलब 60 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना 30 डिग्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर कहा गया है क्वेश्चन नंबर 17 में, इफ साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए, दोनों की वैल्यू बराबर है, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू आपको टेबल याद हो तो आपको पता है कि 45 डिग्री के लिए ये दोनों इक्वल होते हैं। और यहां दिया हुआ देखिए ए जो है ना वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो 45 डिग्री जो होता है वो 0 से बड़ा भी है और 90 से क्या है छोटा है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज 0.3, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी नॉट रेन टुमारो। देखिए एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि किसी भी इवेंट का होने की प्रोबेबिलिटी
अगर P है तो उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, जिसको हम डैश से या वेनिकुलम से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हो जाएगा 1 माइनस पी। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट बताया था। प्लस बताया था कि P ऑफ E किसी भी इवेंट का होना और ना होना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो 1 के इक्वल होगा। तो हमें ये वाला कॉन्सेप्ट अभी यूज करना है कि कल बारिश होगी जिसके चांसेस है 0.3, तो नहीं होने का चांसेस 1 माइनस 0.3, तो सॉल्व करेंगे तो कितना 0.7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, 19 की बात करते हैं। देखिए 19 में क्या दिया हुआ है कि 13 अपॉन 1250, 13 अपॉन 1250। तो एक बार 1250 को फैक्टराइज करके देखिए, अगर आप 2 से करेंगे तो ये आएगा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और ये आएगा 625। 625 को अगर आप 5 से करेंगे तो ये आएगा 125। 125 को 5 से करेंगे तो ये आएगा 25 और 25 को 5 से करेंगे तो ये आएगा 5 और 5 से ये आएगा 1। तो जो भी फैक्टर आ रहा है वो सिर्फ 5 और 2 के फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब ये कि टर्मिनेटिंग तो है और हाईएस्ट पावर 5 का है, 1 2 3 और 4, हाईएस्ट पावर 5 का है और ये हम कह सकते हैं कि 4 डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट कर जाएगा। तो यहां से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ऑप्शन देखिए पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, अप टू 2 डेसिमल फ्रैक्शन। तो यहां पर ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को यूज करके हम सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आएगा। देखिए साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, कॉट 45 1 और कॉसेक 30 की वैल्यू होती है साइन 30 का रिवर्स, यानी कि ये भी आएगा 2। उसके बाद डिनोमिनेटर में करेंगे तो सेक 60 की वैल्यू होगी 2 माइनस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और tan 45 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1, है ना। इस तरीके से इसको हमने रखा है। अब देखिए जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर में जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेने पर ये 2 आएगा और ये आएगा √3 प्लस 2 प्लस 2 और माइनस 4, और डिनोमिनेटर में जब आप एलसीएम लेंगे यहाँ पर तो ये भी 2 आएगा और ये आएगा 4 माइनस √3 प्लस 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा √3 माइनस 2 अपॉन 2 और ये आएगा 6 माइनस √3 अपॉन 2। ये 2 से 2 कैंसिल होगा और ये बचा है √3 माइनस 2 अपॉन 6 माइनस √3। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे रेशनलाइजेशन के लिए, 6 प्लस √3 से ऊपर और 6 प्लस √3 से नीचे। तो नीचे जो है a माइनस बी और a प्लस बी होगा, तो a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 ये आ जाएगा 33। और ऊपर में जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 6√3, फिर इससे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -12, ये इससे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा प्लस का 3 और यहां पर आ जाएगा -2√3। तो 6√3 से 2√3 जाएगा तो ये बचेगा 4√3 और माइनस का 9, 4√3 माइनस 9 अपॉन 33। देखिए 4√3 माइनस 9 अपॉन 33, कौन सा ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो 2 है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होगा वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो जो है 4। तो द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएम एंड एलसीएम, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों का एचसीएफ होगा 2 और इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा 4 और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा 8। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा, इन दोनों का एलसीएम अगर मतलब प्रोडक्ट जो है वो 8 आया है तो ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, इफ अल्फा बीटा आर जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² kx प्लस 4, इफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 देन k की वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए इक्वेशन क्या दिया हुआ है, यहां पर इक्वेशन है 2x² प्लस kx प्लस 4। यहां से अगर आप अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो यहां से आएगा -k/2 और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या आएगा,
अल्फा इंटू बीटा आएगा सी बाई ए। सी बाई ए का मतलब 4/2, यानी कि ये भी आएगा 2। और आपको कंडीशन दिया हुआ है, क्या कंडीशन दिया हुआ है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। हम एक आइडेंटिटी यूज करते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही होगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है यहाँ पर -k/2। तो -k/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? k²/4। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 8। और अल्फा इंटू बीटा कितना है? 2। और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। तो देखिए ये 8 और 4 ऐड होके कितना हो जाएगा? 16। तो ये आ जाएगा k²/4 इज इक्वल टू 12। 8 प्लस 4 ये हो गया 12। अब अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो k² मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 48। 48 को आप रूट के अंदर लिख सकते हैं कितना? 16 इंटू 3। और ये आएगा प्लस माइनस, तो k की वैल्यू हो जाएगी 4√3 और साइन आ जाएगा प्लस माइनस। तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन यहां पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं 23 की तरफ। देखिए यहां पर दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और a प्लस बी इंटू एक्स 2a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 21 हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो a और b की वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहां पर दिया हुआ है एक इक्वेशन, क्या इक्वेशन? देखिए ये दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। पहला इक्वेशन ये है। दूसरा है a प्लस बी इंटू एक्स और 2a माइनस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 21। हमें निकालना है इसका कंडीशन। तो आपको पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है? a1/a2, b1/b2 और c1/c2। इसी कंडीशन को यूज कर दीजिए यहां पर। तो ये हो जाएगा 2/a प्लस बी इज इक्वल टू 3/2a माइनस बी और 7/21। देखिए ये इससे कैंसिल होके 1/3 आ जाएगा। अब एक बार इसको इससे कंपेयर कर दीजिए और इसको इससे कंपेयर कर दीजिए, यहां से a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप यहां पर लिख सकते हैं कि 2/a प्लस बी इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 6। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। इससे करेंगे तो 3/2a माइनस बी इज इक्वल टू आएगा 1/3। यहां से 2a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 9। ये आ गया आपका सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा और 3a इज इक्वल टू आ जाएगा 15। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। अब a की वैल्यू 5 कहां पे है आप ये चेक करें तो आपको लगेगा कि बी ऑप्शन में सिर्फ a की वैल्यू 5 है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 का क्वेश्चन आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए एक करेक्शन कर लीजिएगा, ये वैल्यू जो है ना -7 है। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P7-2 Q1-5। देखिए इसको कैसे करेंगे आप यहां से समझिए। मान लीजिए एक लाइन है इस तरीके से, ये है P और ये है Q। P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -7 और -2 और Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1, -5 ये दिया हुआ है। इस लाइन को दो पॉइंट ट्राइसेक्ट कर रहा है, ये A है और ये B है। तो अगर ये ट्राइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस ये सब सेम होंगे। तो ये सब 1-1 होंगे क्योंकि हमने इक्वल माना है। अगर आप रेशियो की बात करें तो यहां से यहां का रेशियो हो जाएगा 1 और यहां से यहां का रेशियो हो जाएगा 2। तो अगर पॉइंट ए से बात करें तो m1 क्या हो जाएगा हमारे लिए? m1 हो जाएगा 1 और m2 हो जाएगा हमारे लिए 2। m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। इसको रखकर अपन सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि इनमें से कोई ऑप्शन आ रहा है क्या। अगर ऑप्शन आ रहा है तो इस पॉइंट के लिए ये आंसर हो जाएगा। मे भी आंसर ना आए तो आपको बी पॉइंट के लिए चेक करना पड़ेगा। बी पॉइंट के लिए ये वाला रेशियो हो जाएगा 1 और यहां से यहां तक रेशियो हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा फिर बी पॉइंट के लिए m1 और ये हो जाएगा m2। तो इस तरीके से ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम ए पॉइंट के लिए चेक करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट निकालिएगा तो m1 की वैल्यू 1 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है? देखिए ये है y2 की वैल्यू -5 प्लस m2 की वैल्यू कितनी? m2 की वैल्यू है यहां पर इस वाले पॉइंट के लिए देखिए m2 की वैल्यू है 2 इंटू y1
यहाँ पर हमने फॉर्मूले में y1 ले लिया है जो आपको x1 लेना था, ठीक है। ये देखिए, इसको हम x1 के तरीके से करें तो ज्यादा, क्योंकि हम पहले x पॉइंट निकाल रहे हैं। x पॉइंट लीजिएगा तो m1 की वैल्यू है 1 इंटू x2, m1 इंटू x2 की वैल्यू भी 1 प्लस m2 की वैल्यू है 2 इंटू x1 की वैल्यू है -7 अपॉन m1 प्लस m2 का मतलब ये हो गया 3। तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 और ये आएगा -14 प्लस 1 आएगा -13/3। अब -13/3 देखिए a में भी है और c में भी है, तो अपन y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 की वैल्यू 1 इंटू y2 की वैल्यू -5 प्लस m2 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू -2 अपॉन 3। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -5 -4 -9 और -9/3 करेंगे तो यहाँ पर -3, यानी कि 13 और 3 ऑप्शन कौन सा, यहाँ पे ऑप्शन जो है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, अ पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर इज बेंड into form an arc of circle subtending an angle 60 degree at the center, then the radius of circle will be, क्या होगा। देखिए ये क्या कहा जा रहा है, 20 सेंटीमीटर का एक वायर है जिसको ऐसे मोड़ दिया, इस तरीके से ऐसे मोड़ दिया, और मोड़ने के बाद सर्कल के सेंटर से इस तरीके से मोड़ा होगा, तो सर्कल के सेंटर से जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो पूछा जा रहा है कि ये वाला रेडियस क्या होगा, ये अपने को पता करना है। तो देखिए ये वाली लेंथ दी हुई है, ये कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर की वायर है, ये वाली लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, और लेंथ कितनी दी हुई है 20। सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू पाई को पाई रहने देंगे, आर निकालना है, थीटा हमें 60 डिग्री लेना है और अपॉन 360। अब देखिए 66 जा 360, 2 10 जा 20। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 60 इज इक्वल टू आर पाई होगा। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 अपॉन पाई, यानी कि कौन सा 25 का ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए यहां पे कहा जा रहा है, इन एन आइसोसेलस ट्रायंगल, हम एक आइसोसेलस ट्रायंगल बना लेते हैं, मान लीजिए यही बना देता हूं मैं। ये देखिए यहां पर एक ट्रायंगल बना लिया मैंने, आइसोसेलस इस तरीके से बनाया है, जिसमें दिया हुआ है पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, पी आर इज इक्वल टू क्यू आर। यहाँ पे पी आर कर देते हैं इस तरीके से, इस पॉइंट को अपन इरेज कर देता हूं मैं, यहां पर लिख देता हूं पी आर और क्यू आर। ये देखिए पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, ये कर दिया, और यहां पर हमने ले लिया 90 डिग्री। ऐसा माना है हमने, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही चीज हो, लेकिन हम कॉन्सेप्ट को यहां पर देख रहे हैं। मुझे पता है कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा या नहीं होगा, तो ये कंडीशन मैंने एक बार बना के और राइट एंगल ही माना है। फिर कहा जा रहा है कि पी क्यू इज इक्वल टू 2 PR² होता है, यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू, कंडीशन क्या है, ये देखिए ये दिया हुआ है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2PR²। तो आर एंगल क्या होगा ये पूछा जा रहा है। एक बार इस वाले में जो ट्रायंगल बनाया इसमें अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, तो ये क्या होगा, पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर। और अपन ने ये दिया हुआ है कि पी आर और क्यू आर जो है वो इक्वल है, तो आप जहां पे पी आर है वहां पे क्यू लिख सकते हैं, मतलब जहां पे पी आर दिया हुआ है और क्यू आर दिया हुआ है वहां ये दोनों पी आर और क्यू आर इक्वल है, तो जहां क्यू आर है वहां पे पी आर भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, यानी कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 2PR का स्क्वायर। और ये कब पॉसिबल हुआ, जब ये कौन सा ट्रायंगल था, ये यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल था। तो यहां पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, ये वैल्यू दी हुई है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सिंप्लीफाई करना है, सारी वैल्यू को रखकर देखना है और सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या है, x इंटू कॉसेक स्क्वायर 30। अब देखिए
cos 30 की sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cosec 30 की वैल्यू होगी 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 4। sec 45 cos 45 होता है 1/√2, sec 45 होगा √2 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2। नीचे 8 इंटू cos 45, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/2। साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3/4। तो 4 2 जा 8 से ये 8 कैंसिल। तो और इधर वाले में देख लेते हैं, टेन स्क्वायर 60, टेन 60 की वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। टेन स्क्वायर 30 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/3। यानी कि अब हमारे पास बचा है 8x/3 इज इक्वल टू, इधर एलसीएम लेंगे तो 9 - 1 8 आएगा और 8/3 हो जाएगा। ये 8/3 से ये 8/3 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। यानी कि 27 का कौन सा 27 का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Two dice are thrown simultaneously, then the number of possible outcomes for getting sum of 3 to 10, 3 to 10 आने की क्या पॉसिबिलिटी है ये आपको निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन सिर्फ लेंथी है और कुछ भी नहीं है, ऐसे चांसेस बहुत कम है कि एमसीक्यू में आपको इतना बड़ा पूछा जाए, लेकिन अपन इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे और निकालेंगे कि 3 से 10 आने के चांसेस क्या हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि जब 2 डाइस को आप थ्रो करेंगे तो जो टोटल आउटकम्स होगा, टोटल आउटकम्स जो होगा वो डाइस में फेस कितने होते हैं 6 और डाइस कितने हैं 2, तो ये कितना होगा टोटल आउटकम्स 36। अब आप ये देखिए कि 3 to 10 लाना है तो 3 आने के चांसेस क्या हैं। पहले 3 आने के चांसेस देख लीजिए कि दोनों डाइस पे 3 कब आ सकता है। 1 के साथ देखें तो 1 के साथ अगर 2 हो तो 3 आएगा और 1 के साथ किसी के पास 3 नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर 2 के साथ देखें तो 2 के साथ 1 आएगा तभी 3 हो पॉसिबल है, तो 3 के साथ ये दोनों होगा, इससे ज्यादा 3 कभी भी नहीं आ सकता किसी भी डिजिट के साथ। अगर 4 की बात करें तो 4 के साथ क्या होगा, हो सकता है पहले 1 के साथ 3 हो, 2 के साथ 2 हो, 3 के साथ देखिए 3 के साथ यहां पर 1 होगा। एक सेकेंड यहां पर देखें, 3 के साथ यहां पर जो है वो 1 होगा 3। ठीक है, और इसके बाद 4 आने के और कोई चांसेस नहीं है। अब 5 के साथ देखते हैं 5 आने के क्या क्या चांसेस है। तो 1 के साथ अगर देखा जाए तो 1 और 4 जो है वो 5 होगा। 2 के साथ देखें तो 2 के साथ 2 और 3 होगा, 3 के साथ 3 और 2 होगा, 4 के साथ 4 और 1 होगा और 5 के साथ 5 आने के कोई चांसेस नहीं है, तो ये 5 का हो गया। 6 की बात करें तो 6 में देखिए 1 के साथ 5, 2 के साथ 4, 3 के साथ 3, 4 के साथ 2, 5 के साथ 1, 6 आने के और कोई चांसेस नहीं है। उसके बाद 6 हो गया। 7 का देखते हैं, 7 में क्या हो जाएगा, 1 के साथ 6, 2 के साथ 4, 3 के साथ 4, ठीक है, 2 के साथ 5, यहाँ पे 2 के साथ 5 तब 7 आएगा। ठीक है, 3 के साथ 4, 4 के साथ 3, 5 के साथ 2 और 6 के साथ 1, ये इतने चांसेस हैं 7 आने के। 8 आने के क्या चांसेस है, सिर्फ लेंदी है बस और कुछ भी नहीं है। 8 1 में नहीं आएगा, 2 के साथ आ सकता है 2 और 6, 3 के साथ आ सकता है 3 और 5, 4 के साथ आ सकता है 4 और 5, 5 के साथ आ सकता है 5 और 3 और 6 के आ सकता है 6 और 2। 9 आने के चांसेस, 1 के साथ 9 नहीं आएगा, 2 के साथ 9 नहीं आएगा, 3 के साथ 9 आएगा 3 6 में, 4 के साथ 9 आएगा 4 और 5 में, 5 के साथ 9 आएगा 5 और 4 में और 6 के साथ 9 आएगा 6 3 में। 10 आने के चांसेस देख लीजिए, 10 आने का 1 के साथ नहीं आएगा, 2 के साथ नहीं आएगा, 3 के साथ भी 10 नहीं आएगा, 4 के साथ 10 आ सकता है 4 और 6 में, 5 के साथ 10 आ सकता है जब 5 और 5 हो और 6 के साथ 10 आएगा 6 और 4 हो। तो ये इतने चांसेस, अब काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, फिर 6 7 8 9, फिर 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 और 31। तो यहां पर जो चांसेस है, यहां पर जो चांसेस है वो कौन सा हो रहा है 31।
अप्रोक्सीमेटली अगर अपन काउंट कर रहे हैं सम ऑफ यहाँ पर जो डाइज है उसके अकॉर्डिंग जो 28 का आंसर होना चाहिए, 31 जो है वो नहीं आ रहा 28 में। यहाँ पर जो है कोई काउंटिंग में मिस्टेक हुआ होगा, एक बार आप चेक कर लें। देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 टोटल 32 है। तो इस तरीके से हम आउटकम्स कितने 32, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है द सम ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 196, यानी कि सबसे पहले 196 को फैक्टराइज करना है और उसके बाद उसके पावर को देखेंगे। तो 196 को आप फैक्टराइज करेंगे तो 2 से जाएगा, 2 9 जा 18, देखिए 2 9 जा 18 और यहां से 1 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा 49, फिर 2 से 7 से करेंगे तो ये आएगा 7 और ये 7 से आएगा 1। तो यानी कि अगर 196 को आप फैक्टराइज करते हैं तो ये आएगा 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, इनके पावर को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी कि ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन आपको यहां पर इसका राइट आंसर मिल जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 29 क्वेश्चन नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ये दिया हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर, ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए किस तरीके से करेंगे, यहां पर दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो यहां से क्या आएगा -3/4 और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो आएगा 7/4। आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। इसको एलसीएम लेंगे तो ये आएगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा करेंगे तो अल्फा स्क्वायर और यहां से अगर आप वो क्या लेंगे, यहां से अगर आप अल्फा को अल्फा डिवाइड करेंगे तो ये आएगा बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इनकी वैल्यू को यहां पर रखेंगे और अपन सॉल्व करेंगे। मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोई से भी वैल्यू दिया हुआ हो, यानी कि मैं इसको जनरल फॉर्म में बता देता हूं इरेज करके यहां से, कि अगर मान लीजिए ऐसा हो कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऐसा कुछ दिया हो, इसको मान लेते हैं पी। ठीक है, और आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो उसका हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है 2 इंटू अल्फा बीटा, या आप इसको आइडेंटिटी के रूप में भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि हमें ये पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए तो आप डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये वाला यूज कर लीजिए, आपकी इच्छा है आप कैसे भी इसको यूज करके सॉल्व करेंगे। तो ये मैं यहां से लिख देता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, और यहां पर अपॉन में कर देते हैं अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3/4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3/4, और 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9/16 माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना है 7/4, 7/4 करेंगे तो ये आएगा 14/4 और अपॉन अल्फा इंटू बीटा 7/4। सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां से 2 2 जा 2 7 जा 14 और 2 2 जा ये होगा, तो एलसीएम आएगा ऊपर में 16 और ये आएगा 9 माइनस 2 8 जा यानी कि 56 और नीचे में होगा 7/4 और सिंप्लीफाई करेंगे तो 56 में से 9 जाएगा तो ये आएगा 7 और यहां पर ये बच जाएगा 4, तो -47 अपॉन 16, -47 अपॉन 16 और ये ऊपर जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 4। तो ये कितना आंसर होगा -47 अपॉन 28, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का कौन सा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P2 - 3 Q10 y इज 10, तो देन y की वैल्यू क्या होगी। सिर्फ हमें यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। पॉइंट दिया हुआ है, P कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 और -3 और Q पॉइंट दिया हुआ है 10 और y, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है 10। एक बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे अगर आप तो यहां से आपको मिलेगा रूट अंडर 10 - 2, 10 - 2 का मतलब 8 और 8 का स्क्वायर का मतलब 64
और यहाँ पे है y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये सॉल्व करने पर आना चाहिए 10। तो देखिए अगर y की वैल्यू 3 हो जाए, अगर y की वैल्यू 3 हो जाए तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 36 प्लस 64 ऐड करेंगे तो 100, और 100 का अंडर रूट क्या होगा 10। तो यहां से पता चल रहा है कि हमारे पास जो y की वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होना चाहिए 3। अब 3 देखिए कहां कहां ऑप्शन है, पहले 3 आपको y की वैल्यू यहां पर एक 3 दिया हुआ है, और एक यहां पर 3 दिया हुआ है, और एक यहां पर 3, यानी कि बी ऑप्शन तो नहीं होगा। एक बार अपन यहां पर -9 रख के देख लेते हैं। अगर ये -9 रखेंगे तो ये होगा y माइनस सॉरी -9 और +3, -9 +3, तो ये भी होगा -6, और -6 का स्क्वायर करेंगे तो भी 36। तो यानी कि उस कंडीशन पे भी ये 10 के इक्वल होगा, तो यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए रोम्बस देन द वैल्यू ऑफ x क्या होगा। देखिए ये इस तरीके से रोम्बस है, तो आपको पता है कि ये एंगल जो है 90 होगा, और ये सारे एंगल जो है ये 90 होंगे। और हम इसको सिमिलरिटी वाले ट्रायंगल के रूप में ले लेते हैं कि जो ट्रायंगल है वो क्या है, सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर वाला रूल से अपन यूज करेंगे, और ये पता है कि हाँ भाई ये वाली चीज और इनका रेशियो और इनका रेशियो इक्वल होगा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD ले लेते हैं, OB अपॉन OD, OB अपॉन OD, OD। और हमने ट्रायंगल कौन सा लिया है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमने लिए हैं, क्योंकि ये वाली चीज इक्वल है, ये वाला एंगल भी इक्वल है, और अपने को पता है कि साइड भी जो है वो करस्पॉन्डिंग ये वाली चीज, यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तो ये रेशियो हमने यूज किया है। O से A की वैल्यू कितनी है, O से A की वैल्यू है 4, O से C की वैल्यू कितनी है, ये है x-1, फिर O से B की वैल्यू कितनी है 5, और O से D की वैल्यू कितनी है x। ये अपन ने सॉल्व करेंगे, फिर यहां से सॉल्व करिएगा तो ये आएगा 4x इज इक्वल टू 5x-5। इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले आएंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, यानी कि 32 का ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, 33 भी बहुत आसान है। 33 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 33 में है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब आप ये देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा किस एंगल के लिए इक्वल होता है, तो वो होता है 45 के लिए। और आपको निकालना है किसकी, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू। तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू 45 रख दीजिए, तो यानी कि साइन 45 भी 1/√2 की पावर 4, और cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 की पावर 4। जब इसका करेंगे आप √2 1/√2 की पावर 4 करेंगे तो ये आएगा 1/√2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आएगा। तो यानी कि 4 बार मल्टीप्लाई करने से 1/2 इंटू 1/2 और प्लस 1/2 इंटू 1/2, ये इस तरीके से हमने लिखा है। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 4 और ऊपर में आएगा 2, तो यानी कि 1/2 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 का कौन सा, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 कहा जा रहा है, अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर चूजन सक्सीड वी। वी के आगे वाला लेटर हो, तो वी के आगे कौन कौन से लेटर होंगे, एक तो होगा W, एक होगा X, एक होगा Y और एक होगा Z। ये 4 लेटर जो है आपके फेवरेबल में, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 4 अपॉन, और टोटल लेटर कितने होते हैं, टोटल लेटर होता है 26। सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा और 13, तो 2/13 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन की बात करें तो कौन सा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए यहां पर अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करें तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 16 इंटू 5 इंटू 5, ये टर्मिनेटिंग हो सकता है। 18 में देखेंगे तो ये आएगा 5 इंटू, ये आएगा 6 इंटू 3, ये 3 जो है ना जिसके चलते ये काम खराब हो रहा है। यहाँ पे 21 को करेंगे तो ये आएगा 7 इंटू 3, इसके चलते ये हो रहा है। 252 को करेंगे, 250 को करेंगे तो ये आएगा 125 इंटू 2, और 125 में ये क्या होगा 5 की पावर 3। तो यानी कि ये सारे टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, कौन से, एक तो फर्स्ट और 4, और बाकी कोई सा भी नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं होंगे। तो फर्स्ट और 4 कौन सा है, ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 36, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरो इज 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज 0 इज कौन सा होगा। देखिए इसमें कहा गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका एक जीरो तो 5 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो 0 है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और जो होता है सी बाई ए। तो सी बाई ए, यहां पे सी की वैल्यू है, ये सी बाई ए करेंगे यहां पर तो ये आएगा 1/5। यहां पर सी बाई नहीं है, यहां पर सी बाई ए नहीं है, और इसमें से एक जीरो यानी एक्स कॉमन लेंगे तो ये आएगा x-5। यहां से एक जीरो आ रहा है 5 और दूसरा जीरो आ रहा है 0, और यहां से प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी इसको फॉलो कर रहा है। इसमें अगर रखेंगे तो ये देखिए x कॉमन लेंगे तो ये आएगा x+5। फैक्टराइज करिएगा तो ये आएगा x इज इक्वल टू -5 और 0। तो एक जीरो यहाँ पे 5 कह रहा है जबकि ये -5 आ रहा है, तो डी ऑप्शन नहीं, यहां पर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 37 पे। देखिए 37 में कहा जा रहा है इफ पॉइंट P a/3 और 4 इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, इसका मिड पॉइंट है तो a की वैल्यू क्या होगी। मिड पॉइंट का मतलब हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है, तो यानी कि -6 -2, अगर देखें फॉर्मूले की बात करें तो -6 -2 अपॉन 2 ये होता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला, इज इक्वल टू आएगा a/3। इसका x कोऑर्डिनेट जो है वो a/3 है। तो यहां पे जब आप सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, a/3 इज इक्वल टू आएगा -8/2। जो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -4। तो a की वैल्यू हो जाएगी -12, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर 30, 70 और 80 यूनिट। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लिया, मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक ट्रायंगल। देखिए ये हमने ट्रायंगल बनाया है, ये है कितना, ये है इसका मान लेते हैं अपन 30, इसको मान लेते हैं 70 और इसको मान लेते हैं अपन 80। एन एल्टीट्यूड ड्रॉप अपॉन द साइड ऑफ लेंथ 80, इस पे से एक एल्टीट्यूड हमने ड्रॉप किया। यहाँ पे मान लीजिए ये है 90 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। द लार्जेस्ट कट ऑफ इन द साइड, ये बड़ा वाला हिस्सा जो ये कटा है, यहाँ से जो ये कटा है इसका अपने को पता करना है। इसको मान लेते हैं ए, यहाँ बी और यहाँ सी, और इस वाले पॉइंट को मैं कर देता हूँ डी। इसको अपन x मान लेते हैं, तो ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 80 - x। ये वाला पॉइंट अगर x है तो ये पूरे में से इसको माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 80 - x। अब दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा, चाहे आप ये वाला ट्रायंगल लें चाहे ये वाला ट्रायंगल लें। तो अगर ट्रायंगल हम बात करते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ADB, ठीक है, इन ट्रायंगल ADB में अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, तो यहां से आएगा h² इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस 80 - x का स्क्वायर। ठीक है, फिर हम लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम किसमें, ADC में, इन ट्रायंगल ADC में। तो यहां से h² की वैल्यू होगी क्या, यहां से h² की वैल्यू हो जाएगी 70 का स्क्वायर प्लस x²। अब देखिए ये भी h², ये भी h², दोनों को इक्वल कर देंगे, यानी कि 30 का स्क्वायर प्लस 80 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 70 का स्क्वायर प्लस x²। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 900 प्लस 8 का स्क्वायर 6400 प्लस x² माइनस 160x इज इक्वल टू 4900 प्लस x²। इस पूरे में से x² कैंसिल होगा, और आप जब आप सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेशन करके तो यहाँ पर जो इसका मतलब लेंथ ऑफ वन साइड यानी x की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर से 65 यूनिट होगा। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ स्पेस कम है इसके वजह से मैं इसको छोड़ रहा हूँ। आप इस वाले को इधर लेके आएंगे, माइनस करेंगे तो x की वैल्यू जो है वो 65, यानी कि ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x sin थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहां से sin थीटा इज इक्वल टू 1 है तो x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू हो जाएगा cosec थीटा। रीजन, ये sin थीटा इधर आएगा डिवाइड में तो 1/sin थीटा cosec थीटा होगा। cot थीटा इज इक्वल टू यहाँ y जो दिया हुआ है वो cot थीटा दिया हुआ है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये देखिए अगर बात करें x² का मतलब cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 40 है, देयर आर 5 कार्ड्स इन विच नंबर्स रिटेन एज 9। 5 कार्ड है, 5 कार्ड है जिसपे लिखा हुआ एक पे 9, एक पे 10, एक पे जैक, एक पे एक कार्ड जो है वो क्वीन है और एक जो है वो किंग है, ऑफ किंग ऑफ हार्ट। यहां से देखिए 5 कार्ड लिया हुआ है, एक है 9, 10, जैक, क्वीन एंड किंग ऑफ हार्ट्स। ये सारे कार्ड जो है वो हार्ट कलर के हैं। ये सारे कौन से हैं? हार्ट के हैं, यानी कि रेड कलर का होगा। These cards are shuffled with their face downward. One card is pick up at random. The probability that card is king. King वो कार्ड आए उसके चांसेस क्या है? तो देखिए किंग तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर किंग जो है वो एक में ही है, तो आपका फेवरेबल कंडीशन हो जाएगा 1। और टोटल कितने कार्ड है? 1 2 3 4 5। तो 1/5 का मतलब ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने एमसीक्यू वाले पार्ट को कंप्लीट किया है। अब अपन केस स्टडी वाले क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए केस स्टडी वाला क्वेश्चन क्या है। केस स्टडी का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ईयर रिंग इज ए स्मॉल पीस ऑफ ज्वेलरी विच इज हैज ए हुक पिन एट बैक साइड so that it can be fastened to on ears. Design of some earring shown below. Over them carefully. ये सारे earring के डिजाइन है। Earring A is small with platinum wire from a circle with diameter 28. इसका diameter कितना दिया हुआ है? 28 mm। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 14 mm। ठीक है, इस वाले फिगर की बात कर रहे हैं। यूज टू मेकिंग 4 डायमीटर विच इज डिवाइडेड 1 2 3 4। देखिए ये 4 डायमीटर इस तरीके से बना हुआ है। ये पहला डायमीटर है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये 4 डायमीटर है। तो विच डिवाइड्स इनटू द इक्वल पार्ट। ये 4 इधर से देखिए 1 2 3 4 और इधर से 4, तो ये टोटल 8 पार्ट में डिवाइडेड है। तो अपन क्वेश्चन करते हैं कि द टोटल लेंथ ऑफ प्लेटिनम वायर रिक्वायर्ड इज कितना होगा। तो देखिए अगर वायर की लेंथ की बात करें अगर अपन, तो एक तो ये कंप्लीट ये गोल गोल वाला साइड ये वाला होगा, ये होगा 2 पाई आर, और ये सारे डायमीटर भी इसमें जुड़ जाएंगे। ये सारे डायमीटर इसमें से जोड़ेंगे और डायमीटर जोड़ने के बाद ये कंप्लीट आएगा, वही इसका लेंथ होगा। तो सबसे पहले तो निकलेगा 2 पाई आर। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी? 22/7। रेडियस कितना देखा था अपन ने? देखिए रेडियस आया था 14, तो रेडियस हो गया 14। ये तो आ गया 2 पाई आर, यानी कि चारों तरफ का हो गया। प्लस 4 डायमीटर है, तो डायमीटर इसका कितना है? डायमीटर देखिए डायमीटर है इसका कितना? 28 mm। तो ये हो जाएगा 28 इंटू 4। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो 7 2 जा 14। तो ये कितना हो जाएगा? 44 और 2 88। ये हो जाएगा 88 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 2 जा 32, 8 4 जा 32 और 4 2 जा 8 और 1 ये हो जाएगा 11। ठीक है, देखिए 8 4 जा 32 और कैरी बचा 3, 4 2 जा 8 और 3 11। इसको ऐड करेंगे तो 8 और 2 10, 8 और 1 9 और वो भी 10 और ये 200 mm, यानी कि पूरे जो वायर की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? यहां से 200 mm। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ रिंग ईयरिंग। ईयरिंग का ईच सेक्टर क्या होगा? ये वाला सेक्टर का मतलब निकालना है कि कितना होगा। तो देखिए रेडियस हमें पता है, अगर एंगल की बात करें तो ये पूरा सर्कल जो है वो 8 पार्ट में डिवाइड है, यानी 360 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 45 डिग्री, है ना। ये आ जाएगा 45 डिग्री, यानी एंगल कितना है? 45 है। तो अगर एरिया की बात करें तो एरिया कितना आ जाएगा इसका? अगर एरिया की बात करें तो देखिए ये एरिया हो जाएगा पाई 22/7। आर की वैल्यू अपन ने देखा था, रेडियस कितना था? 14 पाई आर स्क्वायर, तो एक और 14, थीटा 45 डिग्री और अपॉन 360। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 7 2 जा 14 और यहां से 9 5 जा 45 और 9 से 4 जा 36, ये 40 आएगा। 5 8 जा यहां से आएगा 2 4 जा 8, फिर कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 से 11 और ये 2 से चला जाएगा 7 टाइम में। तो कितना आ रहा है एरिया? 77 mm स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा? यहां से देखिए ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट डायग्राम के जो फर्स्ट डिजाइन था उसके 2 क्वेश्चन हमने कर दिया। उसके बाद बात करते हैं सेकंड डिजाइन में। सेकंड डिजाइन में क्या कह रहा है? ईयर रिंग बी इज मेड ऑफ 2 कलर्स प्लेटिनम एंड सिल्वर। एक प्लेटिनम कलर का है, मे बी अंदर वाला हो, और एक जो है वो सिल्वर कलर का है। इस तरीके से ये डिजाइन बना हुआ है। ठीक है,
आउटर पार्ट इज मेड विथ प्लेटिनम, ये बाहर वाला प्लेटिनम का है और ये वाला सिल्वर का है। सरकमफ्रेंस ऑफ सिल्वर पार्ट इज 28 mm, अंदर वाला दिया हुआ है 28 mm, ठीक है। अंदर वाला कितना दिया हुआ है, अंदर वाला दिया हुआ है 2 पाई आर, अंदर वाला जो है 2 पाई आर वो है दिया हुआ है 88 mm, एंड द प्लेटिनम पार्ट इज 7 मीटर वाइड। ये देखिए यहां से ये वाला जो विड्थ है ना बेटा, ये 7 है, ये 7 है, ठीक है। तो एक तरीके से मैं यहाँ पे डायग्राम दोबारा बना देता हूं। देखिए ये हुआ आपका और ये हुआ अंदर वाला, ये तो होगा ये, और ये वाला होगा बाहर वाला, ये विड्थ दिया हुआ 7। तो सबसे पहले अंदर वाले से रेडियस निकालिए, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 88, ये जाएगा 2 टाइम में, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। अगर ये 14 है तो 14 प्लस 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 21, ये वाला रेडियस कितना हो जाएगा 21, यानी कि इनर रेडियस और आउटर रेडियस आपको पता चल गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सरकमफेरेंस, देखिए क्वेश्चन में है कि द सरकमफेरेंस ऑफ आउटर पार्ट ऑफ प्लेटिनम इज क्या होगा। तो सरकमफेरेंस तो होगा हमारे लिए 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7, और बाहर वाले का जो रेडियस है, बाहर वाले का जो रेडियस है वो यहां से यहां तक का लेंथ होगा, ये कंप्लीट लेंथ होगा। तो ये तो 21 है, तो इनटू क्या कर देंगे 21, तो 7 3 जा 21, सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा। देखिए सरकमफेरेंस ऑफ प्लेटिनम, प्लेटिनम कौन सा था, बाहर वाला ही तो था, तो यहां से सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 42, यहां से इसको सॉल्व करने पर ये आएगा 42 और 44 इंटू 3 सॉल्व करेंगे तो 132 mm, यानी कि 43 का आंसर कौन सा हो जाएगा, 43 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। द डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ प्लेटिनम एंड सिल्वर पार्ट, ये देखिए ये कैसे करेंगे। अब यहां से अपन बात करते हैं दूसरे वाले 44 वाले क्वेश्चन की। 44 वाले में डिफरेंस निकालना है, तो दोनों के रेडियस का वो ले लीजिए, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन लेंगे तो बड़ा वाला आर तो है 21 का स्क्वायर और छोटा वाला आर है 14 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो पाई इंटू ये हो जाएगा कितना 21 प्लस 14, ए प्लस बी 21 प्लस 14 और 21 माइनस 14, ये देखिए पाई इंटू 21 प्लस 14 करेंगे तो ये आएगा 35, और यहां से आएगा ये 7, 35 इंटू 7 करेंगे तो ये आएगा, सॉल्व मल्टीप्लाई करने पर 7 पचे 35, 5 और 3 बचा, और 7 या 21 और 3 24, 245 पाई एम स्क्वायर, यानी कि कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 44 का ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है 45 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 है, बॉय इज प्लेइंग विथ ब्रूच बी मेकिंग रिवॉल्यूशन विथ अलोंग इट्स एज, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन मस्ट टेक कवर 160 mm, पाई mm की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए वो कितना वो करेगा, मतलब उसकी क्या होगी, रेडियस क्या होगी, सॉरी रिवॉल्यूशन कितना लेगा। तो सबसे पहले देखिए कि ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन में दिया हुआ है कितना 168 पाई mm में दिया हुआ है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि एक रिवॉल्यूशन कितने का हो रहा है, तो अगर एक रिवॉल्यूशन की बात करें, एक रिवॉल्यूशन की बात करें तो रेडियस था अपना 21, तो 2 पाई आर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू पाई को पाई रहने दीजिए और आर को कर दीजिए 21, सॉल्व करेंगे तो 42 पाई आ रहा है एक रिवॉल्यूशन में। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए 168 पाई को आप 42 पाई से डिवाइड कर दीजिए, ये जाएगा, और ये कितनी बार में, ये 4 टाइम्स में, तो यानी कि 4 रेवोल्यूशन में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन का कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं लास्ट केस स्टडी वाले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां पर दिया हुआ है केस स्टडी सेकंड वाला क्वेश्चन है कि प्लक वेंट टू अ मॉल विथ हर मदर एंजॉय राइड्स ऑन द गेंट व्हील। तो राइड्स को जो अपन मानते हैं एक्स, ठीक है, एंड प्ले हुपला गेम, है ना, और हुपला गेम को अपन मान लेते हैं वाई, इस तरीके से हमने माना है, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि you throw a ring on an items kept stall, if we ring covers any object completely you get it। अगर रिंग फेंकने के बाद अगर वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाता है तो वो ऑब्जेक्ट उसका हो जाएगा। द नंबर ऑफ टाइम्स सी प्लेड हुपला इज नंबर ऑफ हाफ द नंबर ऑफ टाइम्स राइड, यानी y जो है वो क्या है
x/2 है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने टाइम्स वो राइड कर रही है उससे, देखिए द नंबर ऑफ टाइम्स प्ले हुपला, जितने टाइम वो हुपला प्ले करी है गेम, वो उसके राइड से हाफ है। ठीक है, इफ ईच राइड्स कॉस्ट ₹3 एंड गेम ऑफ हुपला कॉस्ट 4y, मतलब 4 रुपीज, सी स्पेंड 20x। तो यहाँ पे देखिए गेम के साथ x, राइड्स के साथ x है तो ये 3x हो जाएगा और ये दूसरा वाला 4y हो जाएगा, क्योंकि हुपला के साथ 4y, और ऐसे करके उसने 20 रुपीज स्पेंड किए। तो यहाँ से दो तरीके का हमने कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर किया है कि जो भी दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये डेटा हमने यहाँ से कलेक्ट किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिप्रेजेंटिंग ऑफ गिवन स्टेटमेंट अल्जेब्रिकली इज कौन सा होगा। देखिए सबसे पहला तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x इज इक्वल टू 2y, यानी कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये आएगा फर्स्ट इक्वेशन और ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। आप चेक करेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए यहाँ पर x माइनस 2y, और इस तरीके से इसका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर मिलेगा। ग्राफ उसके बाद लिखा हुआ है ग्राफिकली इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। मान लीजिए कोई ग्राफ है, इंटरसेक्ट कर रहा है वन पॉइंट पे, देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, क्या होगा वो। अगर आपने को पता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो वो कंसिस्टेंट होता है, और इंटरसेक्ट करने के बाद यूनिक सॉल्यूशन भी होगा। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा, 47 का ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ टू लाइंस, दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। तो सबसे पहले अपन लाइन देख लेते हैं क्या होगा। एक लाइन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला लाइन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, और दूसरा लाइन था x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, अगर मान लीजिए मुझे निकालना हो कि कहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों लाइन एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले अगर आप देखें यहां पर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो सॉल्व करने पर आएगा वही इसका आंसर होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, और ये हो जाएगा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। यहां से ये कैंसिल होगा और ये कितना आ जाएगा 5xy इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब x का वैल्यू 4 कहां पे है, आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर x की वैल्यू 4 है और यहां पर x की वैल्यू 4 है, तो ये दोनों आंसर जो है वो रॉन्ग है। तो 48 में फिर अब अपन y निकालेंगे। y निकालने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू को रख दीजिए। तो जब आप x की वैल्यू को रखेंगे तो 3 इंटू 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 20। देखिए यहां पर ये आएगा 12, तो 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। ये 12 20 में से माइनस होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी कि कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कहा जा रहा है इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट लाइन x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस। देखिए इस पॉइंट को x और y पे देखा जाए, देखिए ये लाइन है x माइनस 2y, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अगर आप x कोऑर्डिनेट को 0 करेंगे तो भी y 0 आएगा, और y कोऑर्डिनेट को 0 करेंगे तो भी x 0 आएगा। यानी दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो कहां होगा, ओरिजिन पे। ओरिजिन का मतलब ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं अपन। 50 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 50, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 ऑन x एंड y एक्सिस। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। x एक्सिस पे निकालना होगा, अगर x एक्सिस पे तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 कर देंगे। अगर इसको 0 करिएगा तो ये आएगा 3x इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/3। अब 20/3 आपको सिर्फ एक जगह मिल रहा है, कहां पे, सिर्फ और सिर्फ पहले ऑप्शन में। देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन में एक x की वैल्यू 20/3 आया है, तो यानी कि यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सीरीज को, इस सैंपल पेपर को हमने आज कंप्लीट किया, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन थे। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सैंपल पेपर अपन कल करेंगे, जिसके अंदर ये जो थर्ड पेपर होगा, सैंपल पेपर थर्ड होगा मास्टरमाइंड अरिहंत बुक का, जिसको कि कंप्लीटली अपन उस सीरीज में कंप्लीट करेंगे। और इसके साथ साथ ही मैं जितना जल्दी कोशिश करूंगा कि इस पूरे सैंपल पेपर को सॉल्व कर पाऊं। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।